नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों दिल्ली गया था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि अगर संभव हो सके तो मुझे हिंदुस्तान से बाहर अपना ठिकाना बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यक्ति थे, बड़े व्यापारी थे, पैसे वाले थे। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो रहा है। मैं हंसा। मैंने कहा, आप तो उस पार्टी के समर्थक हैं जिसकी सरकार है। हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, ऐसा दावा करते हैं। तब उन्होंने मुझे एक डाटा दिखाया। वो डाटा था कि पिछले 2 सालों में देश के सबसे बड़े पैसे वाले लोगों में से बड़ी संख्या में लोग भारत को छोड़ रहे हैं, विदेश आ रहे हैं, विदेश में अपना ठिकाना बना रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए, भारत छोड़ दिया। मैं चौंका, ये हो क्यों रहा है? तब सवाल आया कि क्या वास्तव में देश डूब रहा है? अगर देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो क्यों डूब रही है? कौन कौन जिम्मेदार है? अक्सर एक सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहा है, चाहे वो सरकार के समर्थक हों या सरकार के विरोधी हों, लेकिन सब कह रहे हैं हालात पहले की तुलना में काफी खराब हुए हैं। मार्केट में पैसा दिख नहीं रहा, व्यापार धंधे ठप हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये बात अलग है कि कोई उसे कोरोना और लॉकडाउन से जोड़कर सरकार को डिफेंड करता है, तो कुछ लोग कोरोना के पहले के आंकड़े दिखाकर ये साबित करते हैं कि हालात तो 2016 में ही बिगड़ गए थे। कारण जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2007 और 8 की वैश्विक मंदी में भी नहीं टूटी, जब पूरे दुनिया में तराही तराही मच गई थी मंदी को लेकर, लेकिन अपना देश मजबूती से खड़ा रहा। वो जीएसटी और नोटबंदी के दौर में बुरी तरह टूट गई। असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, लोगों की आमदनी काफी घट गई, और ऊपर से तुर्रा ये कि जब लोगों की आमदनी घटने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आई, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहते हुए सुना गया कि ओला उबर की वजह से लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। रोजगार के संकट और बुरी अर्थव्यवस्था के दौर में हद तो तब हो गई जब सरकारी सांख्यिकी संस्थानों ने डाटा जारी करना बंद कर दिया। कहा कि हम कोई रिकॉर्ड उपलब्धि नहीं कराएंगे, मना कर दिया गया, सरकार की तरफ से मना कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब निजी संस्थाओं ने डाटा जारी करने का बीड़ा उठाया, तो उन पर दमन की कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब लोगों तक सही जानकारी ना पहुंचे, इसमें सरकार की पूरी ताकत खर्च होने लगी। और इसी दौर में जब स्कूलों में मिड डे मील में नमक रोटी की बात हो या गंगा में बहती लाशों का मामला हो, जिस किसी पत्रकार ने उठाने की कोशिश की उसे टॉर्चर किया जाने लगा। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी रेवड़ी पर पेट पालने को मजबूर हो गए। ये सब कुछ इस देश में हो रहा, मतलब हर तरफ से निराशा का माहौल पैदा कर रहा। इस निराशा में ये कैसा अमृत काल है? हम कौन से अमृत काल की बात करें भाई? इस अमृत काल में देशवासियों की हैसियत गिरती चली। चीन सीमा के अंदर घुसा पड़ा है, रोजगार के अभाव में लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन देश में अमृत काल चल रहा है। गोदी मीडिया अपने टीवी चैनलों पर इस अमृत काल के नए नए किस्से आपको सुनाता रहेगा और बताता रहेगा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में कितना नाम कमा रहे हैं। मोटे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जी को ही देश मान लिया गया है, और उनके दोस्तों की आर्थिक सेहत को ही देशवासियों की सेहत का इंडिकेटर समझा जाने लगा है। कैसे समझे जाने लगा है, मैं जरा इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। देश के मध्य वर्ग और गरीब लोगों की आय में 1995 के बाद से लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन 2016 से ये माहौल
बदलने लगा। ज्यादा पीछे ना जाते हुए 2005 से अब तक के आंकड़ों को मैं आपके सामने रखता हूं। 2005 और 2015 के बीच की इन 10 सालों की अवधि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौरान सबसे अमीर 20% को घरेलू आय में 24% का इजाफा हुआ, जबकि इस दौरान सबसे गरीब 20% लोगों की घरेलू आय में 183% की वृद्धि देखी गई। यानी इस दौरान गरीबों की घरेलू आय 9.9% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी। सबसे गरीब 20% में से ग्रामीणों की तुलना में शहरी क्षेत्र के लोग अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी से पैदा हुए हालात की वजह से दिहाड़ी मजदूर, छोटे कारोबारी और घरेलू कामगारों का रोजगार चला गया, तबाह हो गए, उनकी आय में कमी आ गई। लोग कोरोना के बाद गांव गए तो वापस नहीं आए, क्योंकि रोजगार ही नहीं था। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ दिखा वो सिर्फ जर्जर हो चुके मकान पर धक्का लगाने जैसा था, वरना अर्थव्यवस्था रूपी मकान को तो कोरोना पहले से ही ध्वस्त कर चुका था, लगभग करीब पहुंच गया था ध्वस्त करने के। लेकिन इसी दरमियान यह भी बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब जरा इसकी पड़ताल भी लगे हाथ कर ली जाए कि वास्तविकता है क्या। दरअसल हुआ यह कि 2014 के बाद से अडानी जी की संपत्ति 39,000 करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। अंबानी साहब प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से पैसा कमाने लगे, और ज्यादा स्पष्टता से कहूं तो देश के सबसे अमीर 1% लोगों के हाथ में देश की 77% जायदाद इकट्ठा हो गई। यानी देश के बाकी 99% लोगों के हाथ में सिर्फ 23% देश की संपत्ति है और 1% के हाथ में अकूल संपत्ति है। देश के 50% निम्न आय वर्ग गरीब लोगों की बात करें तो उनके हाथ में तो सिर्फ नाम मात्र की संपत्ति है। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि देश 5वें नंबर पर पहुंचा है या देश के चंद लोग टॉप पर पहुंचे। बाकी देश के लोगों की सत्ता की नजर में क्या हैसियत है, वो समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का एक वायरल वीडियो आजकल सनसनी फैला रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोरोना टाइम में उन्होंने क्या क्या किया। ये वीडियो देखिए और समझिए कि सांसद आपकी बेबसी का कैसे लुत्फ लेते हैं। अभी वो एक दिन एबीपी क्लिप चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। दरअसल इन हालातों ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि लोग डरे हैं, लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो देखेंगे पिछले 2 सालों में सैकड़ों अरबपतियों, करोड़पतियों ने भारत को छोड़ दिया। ये सारे हालात बने नोटबंदी और जीएसटी। और हालात ये है कि 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नोटबंदी क्यों की गई थी, उसका हलफनामा 9 नवंबर को दिया जाना था, तो सरकार के पसीने छूट गए। फिर कहा मी लॉर्ड हमको एक और तारीख दे दीजिए। 24 तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की है। किस चीज की तारीख? आपके पास सारा डाटा है, आपने नोटबंदी क्यों करी, क्या ये हवा में थोड़ी ना होगा। आपके फाइल हैं, आपके दस्तावेज हैं, आपके कागज हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खंडपीठ जांच कर रही है। पहले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हजूर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अब तो स्टडी केस रह गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस फैसले ने देश को बदल दिया वो स्टडी केस नहीं, हम जानना चाहते हैं कि नोटबंदी क्यों हुआ। सरकार कागज ही नहीं देना चाह रही। 24 नवंबर को डेट है,
और नोटबंदी पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी से फैसला सुना दिया तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि वो नोटबंदी है जिसने देश के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी, गरीब की कमर तोड़ दी और चंद लोगों को और पूंजीपति बना दिया। क्या कारण है? यह भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, दुनिया भर के लोग आया करते थे। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है, हर महीने गिर रहा है। रिजर्व बैंक को हमने उस हालत में पहुंचा दिया है कि वहां इससे ज्यादा वो अपना कोष खाली कर नहीं सकता। देश के सार्वजनिक उपक्रम कौड़ियों के दाम बेचे जा रहे हैं, कौड़ियों के दाम में उनको बिखेर दिया जा रहा है, अलग अलग संस्थान बेचे जा रहे हैं। क्या बेचकर ही जिंदगी चलेगी? इस देश ने आजादी के बाद से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए थे उनको झटकों में बेच दिया गया और तब पूंजीपतियों को समझ में आ गया कि ये देश डूबने के कगार पर है, जितनी जल्दी भाग सकते हो भाग लो। दिन भर हिंदू मुसलमान का दंगा, दिन भर हिंदू मुसलमान का तनाव अपने चैनल पर दिखाने वाले मुकेश अंबानी ने दुबई में 15,000 करोड़ का बंगला ले लिया जिसमें 1500 खिड़कियां हैं। आप लड़िए, आप अपना दिमाग जलाइए, आप अपने में गुस्से में आइए, लेकिन पूंजीपति लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। वो जब चाहेंगे तब इस देश को छोड़कर चले जाएंगे और आप और मैं इस देश में रहेंगे, संघर्ष करेंगे, जूझेंगे और इस देश की इन हालातों के लिए ये सोचते रहेंगे आखिर क्या कमी रह गई, हमारी क्या गलती थी। तो यही कहा जाएगा कि हम खामोश थे, यही हमारी गलती है। हम अभी भी सवाल नहीं पूछते, ये हमारी कमी है। अभी भी हम गोदी मीडिया के बहकावे में आते, ये कमी है। सोचिए, विचारिए, पूछिए, सवाल पूछना चाहिए, सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। गोदी मीडिया की तरफ मत देखिए, उनको हजारों करोड़ की संपत्ति इसीलिए दी जाती है कि वो दिन भर आपको हिंदू मुसलमान का फसाद दिखाएं, आपके मन में जहर भर दें, आपको परेशान कर दें। लेकिन देश बचाना है तो आपको भी सवाल करना होगा, मुझको भी सवाल करना होगा। इस देश को बचाना सबसे जरूरी है। ये मेरे, आपके, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। शुक्रिया।